क्षेत्र निकाला था और विद्युतीय क्षेत्र का डेरिवेशन करके हमने देखा था। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो 3 केस ली जाती है, क्या? सतह के अंदर, सतह पर और सतह के बाहर। तीनों केस को हम लोगों ने एनालिसिस किया था। देखा था क्या कि खोखले बेलन में या चालक ठोस बेलन में जो है सो सतह के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितनी थी? 0 थी। सतह पर सबसे अधिक हो रही थी और सतह से जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे थे आर की वैल्यू बढ़ रही थी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी? घट रही थी। लास्ट में आपको मैं ग्राफ बता करके छोड़ा था और अंतिम दिन ये बोला था कि अगर ठोस बेलन हो और कुचालक हो तब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। ठीक ना? तो आज हम लोगों को जो बात करना है वो आज बात करना है किस चीज के लिए? तो अनंत लंबाई के कुचालक आवेशित ठोस बेलन, कुचालक आवेशित ठोस बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठोस बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालनी है। देखो बेटा, मैं बताया था कि कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ में चालन नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसमें आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित नहीं हो सकता है। चालक का परिभाषा अगर आप बचपन के क्लास में पढ़े होंगे तो चालक वो होता है पदार्थ जिससे होकर के विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या हो सके? प्रवाहित हो सके। यही पढ़े हुए हैं। और कुचालक पदार्थ क्या होता है? जिससे होकर के विद्युत आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक प्रवाहित नहीं हो सके। मान लो कि अगर हमारे पास कोई कुचालक ठोस बेलन हो, अगर हमारे पास क्या हो? कोई कुचालक ठोस बेलन हो और किसी प्रकार से हम उसको अगर आवेशित कर लिए, किसी प्रकार से अगर हम इसको क्या किए? आवेशित कर लिए, तो आप ये बात बताइए कि किसी प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। आवेशन की बहुत सारी विधियां हैं। अब किसी भी प्रकार से अगर हम इसको आवेशित कर लेंगे, इसके हर एक भाग में जो है तो आवेश को भर देंगे। आवेश अगर इसके हर भाग में पूरा इसके आयतन में आवेश किसी प्रकार से ये आवेशित हो गया, तो आप ये बताइए कि क्या ये आवेश इसमें चल पाएगा क्या? जब नहीं चल पाएगा तो ये बताइए कि इसके आवेश पूरे के पूरे सतह पे आ पाएंगे क्या? जब आवेश सतह पर नहीं आ पाएंगे तो पिछले वाले केस के साथ हम चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। मतलब इसमें जो आवेश है ये पूरा का पूरा आवेश क्या है? इसके पूरे आयतन में भरा हुआ है। इसका पूरा का पूरा आवेश कहाँ है? आयतन में भरा हुआ है। यह जो कुचालक बेलन है यह अनंत लंबाई का है। यह आपको पता है कि ये कुचालक बेलन का जो लंबाई है वो अनंत है। ये इधर भी इन्फानाइट तक है और इधर भी कहाँ तक है? इन्फानाइट तक है। तो ये अनंत लंबाई का कुचालक बेलन है, इन्फानाइट तक, इन्फानाइट तक। और इस बेलन के बारे में हमको केवल एक चीज पता है, क्या? कि इसका जो आयतनीय आवेश घनत्व है, ठीक ना, वो कितना है? रो है। रो लिखते थे हम लोग, आपको याद होगा कि आयतनीय घनत्व रो बराबर जो लिखते थे वो रो बराबर क्या लिखते थे? Q बाय V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। प्रति इकाई आयतन में जो आवेश का परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं? आयतनीय आवेश घनत्व, जिसको रो से डिनोट किया जाता है। इतना चीज आपको याद होगा। तो इसके बारे में दिया हुआ है कि एक बेलन है आपके पास, जिस बेलन का आयतनीय घनत्व जो है वो कितना है? आयतनीय घनत्व जो है वो कितना है? रो है। ठीक है। तो हम लोग क्या मान रहे हैं? माना कि एक बेलन, अब बेलन के बारे में जब भी बात करेंगे तो ऊपर में लिखा हुआ है क्या? कि अनंत लंबाई का है, कुचालक पदार्थ का बना हुआ है और ठोस बेलन। ठीक ना? तो माना कि एक बेलन का आयतनीय आवेश घनत्व जो है वो दिया हुआ है आपके पास। केवल इतना चीज है, क्या? आयतनीय आवेश घनत्व जो है, ये आयतनीय आवेश घनत्व कितना है? आयतनीय आवेश घनत्व रो है। क्लियर है इतनी बातें? अब फिर से देखो, इसमें 3 सतह पर हम लोग 3 केस में बात करेंगे। पहला केस होगा सतह के अंदर, दूसरा केस होगा सतह पर और तीसरा केस होगा कहाँ? सतह के। तो सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं इसमें, क्या? कि जो पहला केस में हम लोग बात करने वाले हैं वो पहला केस में बात करने वाले हैं केस 1 में, क्या? कि केस 1 में जो ये कहानी होगी वो कहाँ होगी? सतह के अंदर। सतह के कहाँ पर? अंदर। अब मान लो कि एक बेलन दिया हुआ है, ठीक ना, सतह के अंदर।
अब मान लो कि एक बेलन दिया हुआ है, तो इस बेलन के बारे में आपको निश्चित रूप से ये पता होगा कि इसकी त्रिज्या कितनी है। लंबाई भले ही अनंत रहे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितना मोटा है, इसका त्रिज्या कितना है, ये बात तो पता रहेगा। तो इसका त्रिज्या भी मान लीजिए क्या कि आर है। माना कि एक बेलन का त्रिज्या आर तथा, ऐसे लिख लो तो अच्छा रहेगा, बेलन का त्रिज्या आर तथा आयतनीय आवेश घनत्व जो है वो कितना है, रो है। अब सतह के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो सतह के अंदर अगर कोई पॉइंट लोगे इसके अक्ष से आर दूरी पर, तो ये बताओ कि यहाँ पे कैपिटल आर जो है वो ग्रेटर देन स्मॉल आर हो जाएगा। कैपिटल आर क्या होगा, ग्रेटर देन स्मॉल आर हो जाएगा। और इस दूरी पर जो आपने पॉइंट लिया है पी, यहाँ से आर दूरी पर, इसी पॉइंट पी पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो बेटा, गॉस लॉ लगाने के लिए सबसे पहला काम मैं क्या बोला हूं कि गॉसियन सतह का चुनाव करिए। तो एक गॉसियन सतह ऐसा होना चाहिए, काल्पनिक सतह, जो चारों तरफ से बंद हो, आवेश के अनुरूप क्या हो, सिमेट्रिक हो, है ना, और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करे जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये देखो कि ये पी पॉइंट से पास करने वाला बेलन के सिमेट्रिक तो एक बेलन ही होगा। बेलन के सिमेट्रिक एक बेलन ही होगा कि नहीं होगा। अब बेलन के सिमेट्रिक जब बेलन ही होगा, तो आप ये बात बताइए कि अगर हमको यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाना है, तो आप बताइए कि गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बनाएंगे क्या कि जो इसी पॉइंट से होकर के पास करे और एक बेलन हो, और एक बेलन जो हो वो बेलन कुछ इस तरह से रहे। ये गॉसियन सतह अपना बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सिमेट्रिक है, चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद भी है, सिमेट्रिक भी, और उस पॉइंट से भी पास कर रहा है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो कि किसी भी बेलन में तीन सतह होता है भाई। एक ऊपर का समतल सतह होगा जिसको आप पहला सतह बोल दीजिए, एक नीचे का समतल सतह होगा जिसको आप क्या करिए, दूसरा सतह बोल दीजिए, और एक चारों तरफ का ये वक्र सतह होगा जिसको आप क्या करिए, तीसरा सतह बोल दीजिए। अब इस तीनों सतह के कारण हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है ना। तो फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस चीज का, एरिया वेक्टर का। तो एरिया वेक्टर के बारे में मैंने क्या आपको बताया है कि एरिया वेक्टर हमेशा ही सतह के लंबवत और बाहर के तरफ। तो अगर इसमें तुमको एरिया वेक्टर निकालना है, तो एरिया वेक्टर निकालना है तो इस बेलन के अंदर तुम बैठ जाओ, गॉसियन सतह के अंदर क्या करो, बैठ जाओ। तुमको ऊपर वाला ढक्कन छत दिखेगा, नीचे वाला ढक्कन फर्श दिखेगा, और चारों तरफ का ये गोल बाउंड्री क्या दिखेगा, दीवार दिखेगा। तो अगर तुमको बेटा छत का तुमको डायरेक्शन लिखना है, अगर तुमको छत का डायरेक्शन लिखना है, इस छत का डायरेक्शन लिखना है डीएस का, तो ये बताओ कि यहाँ से जो इस डीएस का तुम डायरेक्शन लिखोगे, ये डीएस का डायरेक्शन परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ, ये ऊपर के तरफ लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे कि नहीं, परपेंडिकुलर और किधर के तरफ, ऊपर के तरफ। अच्छा ये बताइए, ये चार्ज जो है इसके अंदर, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो भाई यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा, इतना में कोई दिक्कत है आपको, नहीं कोई दिक्कत है। इस बेलन में बैठ जाइए और फर्श को देखिए, तो फर्श से अगर आप डायरेक्शन लंबवत बाहर की तरफ देखिएगा, तो यहाँ से जो आपके डीएस का डायरेक्शन आएगा वो डीएस का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, इस डीएस का डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, लंबवत और बाहर की तरफ। बेलन के अंदर बैठ जाना है और फर्श से नीचे की तरफ, यही ना होगा, बाहर की तरफ। अच्छा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ, बाहर की तरफ। यहाँ पर भी आपका थीटा बराबर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब चारों दीवार को देखिए, तो जब आप दीवार पर कोई एलिमेंट लीजिएगा, तो दीवार का एरिया परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, डीएस तो आपको ऐसा दिखेगा ही दिखेगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से किधर निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। देखो कि डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इतनी बातों में कोई दिक्कत है आपको तो बताइए। अगर इतना आ गया, अगर इतना आ गया बेटा, तो देखो कि पहले सतह के कारण अगर हम फ्लक्स का बात करेंगे, तुमको फ्लक्स का परिभाषा याद होगा कि फाई इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कितना, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, है ना, और इसी को कितना लिखते हैं, इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा, लिखते हैं कि नहीं। अब देखो कि पहले सतह के कारण फ्लक्स का अगर हम बात करेंगे, बात करेंगे किसके कारण, पहले सतह के कारण फ्लक्स का अगर आप बात करिएगा, तो पहले सतह के कारण जो आपका फ्लक्स होगा
पहले सतह के कारण जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स को अगर आप बोलिए φ1, तो φ1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखेंगे कि नहीं? ई डॉट डी एस लिखेंगे तो इसी को इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस और थीटा लिखना है। तो पहले सतह में थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री लिखोगे कि नहीं? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू भाई कितना होता है? 0 होता है। तो ये बताओ कि φ1 बराबर कितना आ जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरी कहानी कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत है आपको? नहीं कोई दिक्कत है। अच्छा, इसी में देखिए कि अगर आप दूसरे सतह के कारण बात करें, तो दूसरे सतह के कारण अगर आप फ्लक्स का बात करें, तो दूसरे सतह के कारण जो फ्लक्स होगा, दूसरे सतह के कारण जो आपका फ्लक्स होगा, ये इसको अगर आप φ2 बोलें, तो φ2 बराबर भी इंटीग्रेशन कितना? ई डॉट डी एस होगा। और इसको भी हम लोग कितना लिखेंगे? इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्यों कि देखो दूसरे सतह के कारण भी जो थीटा है वो कितना है? 90 डिग्री है। और ये भी कितना निकल के आ जाएगा? क्योंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये पूरा कर देगा 0। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो कि अपने पास रह रहा है एक तीसरा सतह। हर एक सतह के कारण हम लोग क्या करेंगे? फ्लक्स निकालेंगे। बोलो। हो सकता है फिर भी थीटा उतना ही रहेगा ना। यहाँ भी अगर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और थीटा ऐसे, फिर भी 90 डिग्री। कहीं भी आप लीजिए, फर्श पे बैठिए, फर्श ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, कहीं भी अगर जाए तो ये कितना डिग्री है इससे? है ना? समझ में आ रहा है बात? तो ये कहीं भी आप ले लीजिए 90 डिग्री आएगा, एक सतह के लिए एक ही जैसा आएगा। अब देखिए यहाँ पर कि φ1 φ2 आ गया आपका कितना भाई? 0 0। अब हम लोग बात करेंगे क्या? तीसरे सतह के कारण। तो अगर बात किया जाए तीसरे सतह के कारण फ्लक्स का, ठीक ना? अगर बात करिए आप किसके कारण? तीसरे सतह के कारण। तो तीसरे सतह के कारण जो फ्लक्स होगा, तीसरे सतह के कारण जो फ्लक्स होगा, इसको अगर आप बोलिए φ3, तो φ3 इक्वल टू कितना लिखिएगा? इंटीग्रेशन फिर से ई डॉट कितना? डी एस। और ई डॉट डी एस लिखोगे तो ये हो जाएगा कितना? इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। क्यों कि देखो कि जो तीसरा सतह है, वो तीसरा सतह वक्र सतह हर जगह पर क्षेत्रफल का डायरेक्शन बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो कहीं भी अगर बात करें तो दोनों सेम डायरेक्शन में, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू भाई 0 डिग्री रखेंगे तो ये जो φ3 निकल के आएगा, वो φ3 कितना निकल के आएगा? इंटीग्रेशन ई डी एस। क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं कोई दिक्कत। अब देखिए कि अगर हम लोग कुल फ्लक्स का बात करें, अगर हम लोग बात करें कुल फ्लक्स का, अगर आप बात करिए तो कुल फ्लक्स फाई बराबर जो लिखिएगा वो क्या लिखिएगा? स्केलर क्वांटिटी है तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 का वैल्यू कितना है? φ2 का वैल्यू कितना है? और φ3 का वैल्यू कितना है? इंटीग्रेशन ई डी एस। जब सबको जोड़िएगा तो फाई बराबर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। इतना में कोई दिक्कत है आपको? नहीं कोई दिक्कत है। अब ये बात बताइए कि जब आप यहाँ पर ये लिख लिए कि ये चीज आपका निकल के आ गया टोटल फ्लक्स। अब देखिए कि गॉस का प्रमेय क्या कहता है। अब भाई गॉस का प्रमेय ये कहता है क्या? गॉस का प्रमेय क्या कहता है? तो गॉस के प्रमेय से ये कहा जाता है, गॉस के प्रमेय से ये कहा जाता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है फाई बराबर, वो क्या होता है? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम टोटल फ्लक्स का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं। टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना निकाले? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। और ई डी एस इक्वल टू कितना लिखेंगे? क्यू इनसाइड, अंदर में सतह के अंदर में कितना आवेश है, बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब देखो कि इस बिंदु P का गॉसियन सतह पर आवेश से हमेशा दूरी कैसा रहेगा? समान दूरी रहेगा। समान दूरी रहेगा मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या रहेगी? हर जगह समान रहेगी। मतलब कैसा? कांस्टेंट। दूरी समान तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या? समान, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हो क्या रहा है कि गॉसियन सतह के किसी भी बिंदु पर, गॉसियन सतह के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर क्या है? किसी भी बिंदु पर दूरी समान रहने के कारण, दूरी समान
रहने के कारण जो ई रहेगा वो ई का मान क्या होगा? ई का मान कैसा होगा? नियत होगा। जब ई का मान नियत होगा भाई, तो ये बात बताओ कि कांस्टेंट हुआ तो इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये कितना हो गया? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को क्या करो तुम, मान लो इक्वेशन 1। अब यहाँ से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना ही है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस पता चल जाए और क्यू इनसाइड पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब इस दोनों चीज को पता करने के लिए हम लोग आते हैं आगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस में तुम देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस में तुम ये देखो कि ये जो गसियन सतह है, ये जो गसियन सतह है, इस गसियन सतह के बारे में आप ये जानिए कि इस गसियन सतह के बारे में आप ये जानिए कि यदि इसकी लंबाई हम लोग मान ले कितनी, एल है। अगर इस गसियन सतह की लंबाई हम लोग मान ले एल है, तो इसी गसियन सतह को तो छोटे छोटे टुकड़ों डीएस डीएस में हमने तोड़ा है ना। ऊपर वाले के कारण कोई फ्लक्स नहीं हुआ, एरिया नहीं कंसीडर होगा। नीचे वाले के कारण भी कोई फ्लक्स नहीं हुआ तो एरिया कंसीडर, बच जाएगा केवल क्या, वक्र सतह। तो जब इस डीएस डीएस को आप जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा वक्र सतह का क्षेत्रफल बन जाएगा, और वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। तो जब वक्र सतह का क्षेत्रफल लिखोगे भाई, तो यहाँ पर तुम लिखोगे क्या कि जो तुम्हारा इंटीग्रेशन डीएस होगा ये क्या होगा, तुम्हारे गसियन सतह का, तुम्हारे गसियन सतह का क्या हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? गसियन सतह के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर में, जो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल के बराबर में, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर है और लंबाई कितना है, एल है। दूसरा बात ये, एक बात तो ये हो गई। दूसरा बात ये कि आयतनीय आवेश घनत्व क्या कहता है? आयतनीय आवेश घनत्व क्या कहता है? आयतनीय आवेश घनत्व का परिभाषा ये क्या कहता है कि आयतनीय आवेश घनत्व जो है रो बराबर, ये रो बराबर क्या होगा, क्यू इनसाइड और बाई कितना, वॉल्यूम, है ना, बाई वॉल्यूम। अब तुम देखो कि ये रो बराबर जब लिखोगे तो क्यू इनसाइड तो हमको निकालना ही है दोस्त, क्यू इनसाइड तो निकालना ही है। और वॉल्यूम तुम किसका रखोगे, गसियन सतह का वॉल्यूम रखोगे। तो वॉल्यूम में सिलेंडर है, सिलेंडर का त्रिज्या आर के बराबर में है और लंबाई एल के बराबर में है, तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसी बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच पढ़े होइएगा, पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए हैं, क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई यहाँ पर ये देखो कि अगर हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है तो ये कितना लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, और इसका लंबाई कितना है, हाइट के जगह पर कितना है, एल। तो इस गसियन सतह का आयतन पाई आर स्क्वायर एल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर लिखेंगे भाई तो ये बताओ कि अगर इस पाई आर स्क्वायर एल को मैं इधर लेके आ जाऊं तो तुम्हारे पास जो बचेगा टर्म, वो बचेगा क्यू इनसाइड इक्वल टू रो गुने पाई आर स्क्वायर कितना। कोई दिक्कत है? जब नहीं कोई दिक्कत है तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस तथा क्यू इनसाइड का मान को क्या कर रहे हैं, तथा क्यू इनसाइड का मान हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में हम लोग इसको रख देंगे तो समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, तो जब समीकरण 1 में रखिएगा तो समीकरण 1 है आपका क्या, ई टाइम्स इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू कितना, क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। यही तो है अपना इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में ई इक्वल टू हमको रखना है क्या, इंटीग्रेशन डीएस, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस के जगह पर हमारे पास कितना है, 2 पाई आर एल। हमको रखना है क्यू इनसाइड का वैल्यू, तो क्यू इनसाइड कितना है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, और नीचे कितना, एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ कि अगर हमको ई निकालना है तो रो पाई आर स्क्वायर एल ऐसे ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा, और ये पूरा टर्म जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा कितना, 2 पाई आर एल। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ एल से एल जाएगा कि नहीं जाएगा, पाई से पाई जाएगा कि नहीं जाएगा, और एक आर से ये वाला आर भी क्या होगा, जाएगा, है ना, एक आर से ये वाला आर भी जाएगा। अब आप यहाँ देखिए कि जो आपको ई इक्वल टू बच रहा है वो ई इक्वल टू कितना बच रहा है, रो टाइम्स आर
अपॉन एप्सिलॉन, है ना। अच्छा 2 भी है, 2 एप्सिलॉन, है ना। रो टाइम्स आर अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर, तो सतह के अंदर में हम लोग अभी बात कर रहे थे, इनसाइड द सरफेस हम लोग बात कर रहे थे, सतह के अंदर बात कर रहे थे। आप ध्यान से देखिएगा, तो सतह के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, रो कांस्टेंट, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। अब इस सतह के अंदर में अगर आप अक्ष पर आ जाइएगा तो आर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अक्ष से तुम जैसे जैसे सतह के तरफ बढ़ते जाओगे आर का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर देखो रो कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। तो सतह के अंदर में जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है, मतलब सतह के अंदर में हम अक्ष से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों कि अक्ष से आप जैसे जैसे दूर जाइएगा, जैसे जैसे दूर जाइएगा आर का मान क्या होता जाएगा, आर का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये थी आपके क्या, सतह के अंदर की बात। अब अगर आप बात करिए सतह पर, तो इस सतह पर आने से आपका क्या हो जाएगा कि ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। उतना लंबा चौड़ा हम नहीं लेके जा रहे हैं, खाली क्या करेंगे, अब रिप्लेस कर देंगे, इस स्मॉल आर के जगह पर अगर कैपिटल आर रख देंगे काम हो जाएगा, है ना। तो अगर आप सतह पर आ जाइएगा, अगर आप आ जाइएगा कहाँ पर, सतह पर, है ना। तो जब बेलन के सतह पर आप बात करिएगा, जब आप बात करिएगा कहाँ, बेलन के सतह पर, तो जब आप बेलन के सतह पर बात करिएगा तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर में हो जाएगा, है ना। ये कौन सा केस लेना है हम लोगों को, ये है अपना केस 2, ठीक ना। ये कौन सा केस है, केस 2, कि जो बेलन के सतह पर आ जाएंगे तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर में। क्यों कि देखो कि जैसे जैसे बेलन के सतह पर जाते जाएंगे आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, और सतह पर आ जाएंगे तो ये बेलन के रेडियस के बराबर हो जाएगा, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो जब भाई स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो ई इनसाइड में हम लोगों ने देखा है क्या कि ये रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सरफेस पर रो कैपिटल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सिंपल सा बात है, कहानी वही उतनी ही रचनी है, 5 1 5 2 निकालना है, उतना लंबा में अब क्यों जाए, कल से यही निकालते आ रहे हैं, है ना। अब कल से जब यही निकालते, 3 बार कल निकालने हैं, 1 बार आज निकालने हैं, 4 बार, 5वां बार में निकालने की अब निकाल लोगे, निकाल लोगे। अब खाली हम क्या कर रहे हैं, आर को आर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब आर को तुम आर से रिप्लेस करोगे तो तुमको आएगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द, अगर तुम सरफेस बात करोगे तो इस सरफेस पर था कितना, रो टाइम्स स्मॉल आर, तो यहाँ क्या लिखोगे, कैपिटल आर बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये चीज, है ना। अब देखिए कि अपने पास क्या लेना है, केस 3 लेना है, केस 3 भी लेना है। अब केस 3 में करके देखना पड़ेगा, क्यों कि देखो कि केस 3 में जब हम सतह के बाहर आएंगे, केस 3 में जब हम सतह के बाहर आएंगे तो देखो कि सतह के अंदर जब हम दूर जा रहे हैं तो आवेश भी बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे, लेकिन सरफेस पर आ गए तब तक आवेश बढ़ा है। अब सतह से बाहर जाएंगे तो दूरी तो बढ़ेगा लेकिन आवेश नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब हवा में हम लोग आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों को इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए आगे हम लोग तीसरे केस में क्या करते हैं। तो तीसरे केस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ कि केस 3 लेंगे यहाँ पर, और केस 3 में हम लोग बात करेंगे क्या, सतह के बाहर। तो जब हम लोग बात करेंगे सतह के बाहर, तो सतह के बाहर क्या होगा, ये देखो कि सतह के बाहर जो है अब स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा किससे, कैपिटल आर से, रेडियस ऑफ द सिलेंडर से। अब देखिए कि यहाँ पर अपना डायग्राम कैसा था, तो डायग्राम में था क्या भाई, डायग्राम में था क्या कि अपने पास एक अनंत लंबाई का जो है सो कुचालक सिलेंडर था। अनंत लंबाई का क्या था, कुचालक सिलेंडर था। इस कुचालक सिलेंडर में पूरा का पूरा आवेश भरा हुआ था। इस कुचालक सिलेंडर में क्या था, पूरा का पूरा आवेश आयतन के रूप में भरा हुआ था। जब आयतन के रूप में इसमें आवेश भरा हुआ था भाई, ये कुचालक है तो आवेश इसमें से चलेगा नहीं, आवेश नहीं चलेगा तो जैसा है वैसा ही ये रह जाएगा, ये सतह पर पूरा का पूरा आवेश नहीं आ पाएगा। और इसके कारण देखे थे हम लोग पीछे क्या कि जो खोखले बेलन थे, चाहे दो चालक बेलन थे, उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। क्यों कि आवेश है ही नहीं तो क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से आएगी। और यहाँ पर कुचालक बेलन में क्या हो रहा है कि अंदर भी आवेश है,
अंदर आवेश है मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन चालक में और खोखले बेलन में क्या हो रहा था कि सतह के अंदर कोई आवेश नहीं था। जब सतह के अंदर कोई आवेश ही नहीं तो फिर विद्युत क्षेत्र कहाँ से होगा? ठीक ना। अब देखिए कि अब की बार हमको क्या कह रहा है, अब की बार कह रहा है वही चीज कि इसका डेंसिटी हमको दे के रखा हुआ है कि रो है, इसका रेडियस भी आपको दे के रखा हुआ है कि कैपिटल आर है। लेकिन इस बार आपको क्या कह रहा है, इस बार आपको क्या कह रहा है क्या कि इससे, ठीक ना, इससे क्या कह रहा है आपको इस बार कि इससे जो है तो तुम आर डिस्टेंस पर लो, और ये आर डिस्टेंस तुम ऐसा लो, आर डिस्टेंस तुम ऐसा लो, रहने दो, आर डिस्टेंस तुम ऐसा लो कि ये आर डिस्टेंस जो हो अब कहाँ चला जाए, सतह के बाहर चला जाए। ये पी पॉइंट कहाँ चला जाए, सतह के, फिर से वही काम करना है क्या, एक गसियन सतह का चुनाव करना है। गसियन सतह क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई साहब एक गसियन सतह, सिलेंडर के सिमेट्रिक अगर गसियन सतह का बात करेंगे तो वो जो सतह आएगा वो सिलिंड्रिकल ही आएगा। कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, नीचे भी कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या है, चारों तरफ से बंद है, सिलेंडर ही है। मान लीजिए कि इस गसियन सतह का जो लंबाई है वो लंबाई है कितना, एल, और इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इतना ही आर के बराबर में ही है ना। अब देखो कि गसियन सतह पर फिर से हमारे पास कितने सरफेस, 3 सरफेस, एक ऊपर का छत, एक नीचे का फर्श, और एक चारों तरफ का दीवाल। अब इस चारों तरफ के दीवाल पर जब हम लोग बात करेंगे किस चीज का, क्षेत्रफल का, इस चारों तरफ के दीवाल पर जब हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल यहाँ से किधर के तरफ, बाहर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण किधर के तरफ, थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। अगर आप फर्श का बात करेंगे तो एरिया किधर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के तरफ। अच्छा किसी का मन है कि सर यहाँ लेंगे तो भी भाई नीचे के तरफ ही, और तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, बाहर के तरफ ही। तो जब अभी भी थीटा कितना, 90 डिग्री, ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप कहीं भी लीजिएगा इस छत पे तो एरिया किधर, बाहर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से चारों तरफ निकल रही है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो कि अगर वक्र सतह पर आप बात करिए तो वक्र सतह पर देखिए एरिया किधर, परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर के तरफ, बाहर के तरफ। यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखो कि फिर से हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने एक गसियन सतह माना है, ठीक ना, जो बिंदु P से गुजर रही है और जिसकी लंबाई कितनी है, L है, ठीक ना। तो यहाँ गसियन सतह के बारे में आप मेंशन करेंगे कि एक गसियन सतह माना, एक गसियन सतह माना, कैसा, जो कैसा है, बेलनाकार है, जो कैसा है, बेलनाकार है, बिंदु P से गुजर रही है, बिंदु P से क्या हो रही है, गुजर रही है। तो बिंदु P से गुजर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, r, तथा जिसकी लंबाई कितनी है, तथा जिसकी लंबाई कितनी है, तथा जिसकी लंबाई L है। ये गसियन सतह हमने माना, तो गसियन सतह के बारे में लिख दिया। अब इसमें 3 सतह है तो तीनों सतह के कारण हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। जब तीनों सतह के कारण आप फ्लक्स निकालिएगा, तो तीनों सतह के कारण जब आप फ्लक्स निकालिएगा तो देखिए अगर हम लोग लिखेंगे कि पहले सतह के कारण फ्लक्स, ठीक ना, तो पहले सतह के कारण जब आप फ्लक्स निकालिएगा तो पहले सतह के कारण फ्लक्स जो है तो फाई बराबर इंटीग्रेशन कितना, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का मतलब इंटीग्रेशन कितना, ई डी एस कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, मतलब कितना, 0। दूसरे सतह के कारण अगर आप फ्लक्स निकालिएगा, ठीक ना, तो अगर आप दूसरे सतह के कारण बात करिएगा तो दूसरे सतह के कारण जो आपका फ्लक्स होगा, दूसरे सतह के कारण जो फ्लक्स होगा, ये दूसरे सतह के कारण जो फ्लक्स होगा फाई 2, ये फाई 2 भी कितना दोस्त, इंटीग्रेशन ई डॉट कितना, डी एस, और ई डॉट डी एस का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना डिग्री, ये भी मतलब ये भी कितना आएगा। लेकिन अगर तीसरे सतह के कारण बात करेंगे तो तीसरे सतह के कारण अगर आप फ्लक्स का बात करेंगे तो तीसरे सतह के कारण जो आपका फ्लक्स होगा
तीसरे सतह के कारण जो आपका फ्लक्स होगा, ये तीसरे सतह के कारण जो फ्लक्स होगा फाई 3 इक्वल टू, ये भी होगा कितना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस होगा मतलब इंटीग्रेशन कितना, ई डी एस कॉस कितना डिग्री, अब की बार 0 डिग्री। क्यों कि डायग्राम में देखो कि पहला दूसरा सतह 90 डिग्री बना रहा है, ये पहला सतह ये दूसरा सतह दोनों कितने पे है, 90 डिग्री पे, लेकिन ये तीसरा सतह जो है वो कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे। तो भाई तीसरे सतह के कारण जो हम लोगों ने फ्लक्स लिखा वो cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में। अब आप बात करेंगे किसके बारे में, कुल फ्लक्स के बारे में। तो जब आप बात करिएगा कुल फ्लक्स के बारे में, तो ये कुल फ्लक्स जो हो जाएगा फाई बराबर कितना, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस कितना, फाई 3। फाई 1 फाई 2 कितना है 0, और फाई 3 कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस। मतलब कुल फ्लक्स जो फाई निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस। अब यहाँ से गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि कुल फ्लक्स क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कुल फ्लक्स का अगर आप बात करेंगे तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, तो गॉस का प्रमेय कहता है क्या, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस का प्रमेय कहता है कि फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, क्यू इनसाइड, अंदर में कितना चार्ज है और नीचे कितना एप्सिलॉन। अभी फ्लक्स निकाले थे कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में, ये हो जाएगा कितना, क्यू इनसाइड और बट्टा कितना, एप्सिलॉन। अच्छा देखो इंटीग्रेशन में ई बाहर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फिर से गॉसियन सतह हमेशा एक जैसी दूरी रख रही है, एक जैसी दूरी रख रही है, मतलब ई का मान क्या होगा, नियत होगा। कारण हर जगह यही रहेगा, ई का मान क्या होगा, नियत होगा। तो ई का मान नियत होगा मतलब ई इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, डीएस रहेगा, और ये कितना, क्यू इनसाइड और बट्टा कितना, एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लो क्या, इक्वेशन। अब इस इक्वेशन 1 में हमको फिर से दो चीज निकालनी है, एक इंटीग्रेशन डीएस और एक बार क्या, क्यू इनसाइड। लेकिन जरा सा ध्यान देना भाई कि इस बार इंटीग्रेशन डीएस जो होगा तुम्हारा, ये इंटीग्रेशन डीएस जो होगा ये तो ठीक है कि गॉसियन सतह का क्षेत्रफल होगा, ठीक ना, गॉसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इतना बात तो तय है कि ये गॉसियन सतह को ही मैंने तोड़ा है, तो ये गॉसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। और गॉसियन सतह का त्रिज्या स्मॉल आर है, लंबाई कितना है, एल। तो इसका जो क्षेत्रफल आप लिखिएगा वो कितना लिखिएगा, 2 पाई आर एल लिखिएगा। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिए कि इस बार जो आप लिखिएगा क्या, आयतनीय आवेश घनत्व, आयतनीय आवेश घनत्व अगर आप लिखिएगा तो जो आयतनीय आवेश घनत्व होगा आपका, जो आयतनीय आवेश घनत्व होगा रो बराबर, ये आप क्या लिखिएगा, क्यू इनसाइड बट्टा क्या, वॉल्यूम, जो इसका आयतन होता है ना, क्यू इनसाइड बाय क्या, वॉल्यूम। लेकिन अब इस बार ध्यान देना है कि वॉल्यूम कौन सा लेना है, गॉसियन सतह का आयतन लेना है कि सिलेंडर का लेना है। तो तुम देखो कि जितना क्षेत्र में आवेश होता था हमको यहाँ पर निकालने के लिए अंदर का आवेश केवल गॉसियन सतह के अंदर का आवेश था, इसीलिए यहाँ पर मैंने जो आयतन लिया था वो गॉसियन सतह का अंदर वाला आयतन लिया था, जो आपको याद होगा जो लिया था मैं कितना, आयतन पाई आर स्क्वायर एल स्मॉल आर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ देखिए कि जब सतह पर आ गए बाहर तो इस खाली जगह में तो कोई आवेश नहीं है, तो हमको इस स्मॉल आर नहीं, इस कैपिटल आर रेडियस में ही केवल आवेश है। तो आयतन कैपिटल आर रेडियस से लें कि स्मॉल आर रेडियस से लें, कैपिटल आर रेडियस से लेंगे, क्योंकि जितना में आवेश रहेगा उतना का ही तो बात करेंगे। तो आवेश है कैपिटल आर में भाई, तो हम लोग आयतन का भी बात करेंगे, किसका, कैपिटल आर का। मतलब इस बार जो रो बराबर आपका होगा ये होगा कितना, क्यू इनसाइड और बाय वॉल्यूम के जगह पर आप लिखिएगा पाई आर स्क्वायर एल, कैसा, कैपिटल आर। यहां से देखिए कि जो क्यू इनसाइड निकल के आएगा, जो क्यू इनसाइड निकल के आएगा रो टाइम्स पाई आर स्क्वायर कितना, एल। अब इस दोनों का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखिए, है ना। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में इंटीग्रेशन डीएस तथा क्यू इनसाइड का मान रखने पर,
तथा क्यू इनसाइड का जब मान रख रहे हैं तो क्यू इनसाइड का मान रखने पर क्या मिल रहा है, क्यू इनसाइड का मान रखने पर क्या मिल रहा है इंटीग्रेशन ई के जगह पर ई ही रहेगा, ठीक ना, ई के जगह पर ई ही रहेगा, इंटीग्रेशन डीएस है, क्यू इनसाइड है और बाई कितना है एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये बताओ कि ए इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर 2 पाई स्मॉल आर एल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और क्यू इनसाइड के जगह पर रो टाइम्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल लिखेंगे कि नहीं, और नीचे कितना एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ध्यान से, इस 2 पाई आर एल को इधर ले जाइएगा तो ई बराबर जो बचेगा ये बचेगा रो पाई आर स्क्वायर एल, नीचे में एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये मल्टीपाई वाला टर्म जाएगा तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, एल से एल क्या होगा कैंसिल होगा, पाई से पाई भी कैंसिल होगा और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो ई इक्वल टू जो यहाँ से आपका निकल के आ रहा है, ये आ रहा है कितना रो आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर। जरा सा ध्यान से देखिएगा इसमें कि किसी भी गिवन सिलेंडर का रेडियस कांस्टेंट, अगर सिलेंडर दे दिया तो उसका रेडियस क्या, रो क्या, 2 क्या, एप्सिलॉन नॉट क्या, आर बदल सकता है। क्यों कि जितना दूर जाएंगे आर का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। आर नीचे है, इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा कहाँ, आउटसाइड में, ठीक ना। अच्छे से लिख देते हैं कि ई आउटसाइड जो होगा, ई आउटसाइड जो होगा, बाहर वाला ई जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा अब देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ग्राफ का, ठीक ना, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किस चीज़ का, ग्राफ का, कैसा ग्राफ, तो ग्राफ का बात करें किसका, ई वर्सेस आर का, ठीक ना। ई वर्सेस आर का आप ग्राफ का बात करिएगा तो आप देखिए कि ई इनसाइड में जो हम लोगों ने बात किया था, ई इनसाइड में जो हम लोगों ने बात किया था, तो इनसाइड में अपना क्या चीज़ आया था, इनसाइड में जो आया था वो आया था रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए कितना आया था, रो आर अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और ये प्रोपोर्शनल था किसके, आर के। दूसरा, अगर ई एट सरफेस का हम लोगों ने बात किया था, तो ई सरफेस पर जो आया था वो आया था रो कैपिटल आर बाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। इसमें ध्यान से देखो तो रो कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है सारा। तो सरफेस पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा इसमें देखिए रो बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, स्मॉल आर और कैपिटल आर में बड़ा कौन है, तो इस दोनों सरफेस के लिए स्मॉल आर छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है। इसका मतलब ई सरफेस जो है सो बड़ा है और ई इनसाइड क्या है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ई सरफेस बड़ा और ई इनसाइड छोटा। और ई आउटसाइड का जो हम लोगों ने बात किया है कि आउटसाइड द सरफेस जो होगा वो कितना आया है, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आर, ये ना आया है, यही आया है। अब देखो कि यहाँ से ये चीज में देखिए कि क्या हुआ कि जब इसके ग्राफ का आप बात करेंगे तो इस दोनों में तो ये पता है कि ये जो है सो बड़ा है ना, ये सबसे बड़ा है। तो सरफेस पर जो है सो ये देखो कि ये आर स्क्वायर बाय आर है। अब ये आर काफी बड़ा है, ठीक ना, ये आर काफी बड़ा है। तो तुम ये बात बताओ कि 1 से छोटा से जब किसी चीज में आप डिवाइड करिएगा, 1 से छोटा से जब आप किसी चीज में मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे कंपेयर करो इसको, रो आर बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एक जगह रहने दो और आर बाय आर ऐसे कर दो, तो ये वाला टर्म ये वाला टर्म दोनों बराबर। इसका जो वैल्यू आएगा ये आर बाय आर, ये तो लेस देन 1 आएगा, इक्वल टू नहीं, खाली लेस देन 1 आएगा। क्यों आएगा भाई लेस देन 1, कि ऊपर छोटा है नीचे क्या है, बड़ा है। तो छोटा में बड़ा से डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 आएगा, 1 से छोटा, और 1 से छोटा से किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू और क्या होता है, घट जाता है। घट जाता है मतलब ये सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा। इसका मतलब सरफेस पर जो ये कहानी चल रही है वो कैसी, मैक्सिमम, है ना, अंदर में प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर में जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर। अब देखो कि ग्राफ का बात करेंगे, तो अब जब आप ग्राफ का बात करेंगे तो ग्राफ में आप लीजिए एक आर का एक्सिस लीजिए और एक एक्सिस लीजिए किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक ना। ये है आर का एक्सिस और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर हम लोग क्या रख रहे हैं, आर। एक बेलन बना लेते हैं इमेजिनरी,
तो एक इमेजनरी जब बेलन बनाइएगा, तो एक इमेजनरी बेलन जो आप बनाइएगा, तो बेलन है आपका कुछ ऐसा, बेलन है आपका कुछ ऐसा, ठोस बेलन है ना, ठोस बेलन है, ये है कुछ ऐसा। और इस ठोस बेलन में आप ध्यान से देखिए कि इस ठोस बेलन में जो है, तो अंदर वाले सतह का मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ तक जाएंगे, और बाहर वाले सतह का मतलब यहाँ पर आप देखिए कि आर का जो वैल्यू है, जो आर का वैल्यू है वो यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है, ये कैपिटल आर है जो कि इसके रेडियस के बराबर में है ना। और यहाँ से आर क्या हो रहा है, बढ़ता जाएगा। तो जब आर का वैल्यू आप सेंटर पे रखिएगा तो 0 रहेगा, इनसाइड में आर का वैल्यू कितना रहेगा, 0। आर का वैल्यू 0 पुट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। और प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अगर तुम देखो कि अगर y इक्वल टू 3x लिखना रहे, y इक्वल टू 5x लिखना रहे, यानी y प्रोपोर्शनल टू x लिखना रहे, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, सीधा ग्राफ होता है। तो सीधा ग्राफ होता है, तो इसका जो आपका ग्राफ बढ़ेगा वो सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जाते जाते सरफेस से स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और सरफेस पे ये कितना हो गया, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे होता है ई मैक्स, ये ई मैक्सिमम कितना आया है, ई मैक्सिमम आया है कितना, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कि यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स है, तो अगर 11th में मैथ्स पढ़े होइएगा तो y इक्वल टू 1/x टाइप का ग्राफ आप देखे होइएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ होता है ना। अब देखिए कि ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, तो ये घटता जाएगा कैसे, ऐसे, और इन्फानाइट पे जाके लगेगा कितना हो गया, ऑलमोस्ट कितना, 0। इन्फानाइट पे जाके ऑलमोस्ट कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर जो है सेंटर पे ई इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक ना। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ये प्रोपोर्शनल टू कितना, आर, यहाँ पर मैक्सिमम, और इधर जो है सो प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली आर। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आ गया तो यहाँ पर ये सिलेंडर की भी गाथा हो जाती है खत्म। अब 2 एप्लीकेशन आपके पास और बच रहा है क्या, कि अगर आवेशित चादर रहेगा तब कैसे निकालेंगे, और अगर आवेशित गोला रहेगा तब कैसे निकालेंगे। तो इतना पढ़ के आइएगा, इतना पढ़ के आइएगा, तो अगले दिन आपको और अच्छा बुझाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको गॉस लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। गॉस लॉ समझ में आ रहा है तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, सारा चीज़ एक ही जैसा है, होता जाएगा। आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होइएगा, आजकल अपन राइटिंग हिंदी का भी अच्छा लिखने लगा है। हाँ, PDF दिखाएं, तो दिखाते हैं तुम।